हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, कुछ ग्रह सिर्फ दिखावे के लिए बड़े होते हैं और कुछ सच में महान होते हैं, गुरु होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं। देव गुरु बृहस्पति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वो ग्रह है जो सच्चे ज्ञान, धन, संतान, विवाह और आध्यात्मिक उन्नति के कारक होते हैं। जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है, प्रॉस्पेरिटी खुद ब खुद आ जाती है। और आज मैं आपको एक ऐसे गोचर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका इंतजार हम 2026 की शुरुआत से कर रहे हैं। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश जो 2 जून 2026 को है। लेकिन ये कोई साधारण गोचर नहीं है, यह उच्च का गोचर है। वैदिक दृष्टि से कर्क राशि में बृहस्पति उच्चतम होते हैं और यहाँ आकर गुरु अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा और अपनी पूरी विद्वता के साथ फल देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह गोचर और भी खास है क्योंकि गुरु इस दौरान पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यह नक्षत्र स्वयं गुरु के स्वामित्व वाला है, यानी नक्षत्र का स्वामी भी गुरु ही है। तो सोचिए, ग्रह अपनी उच्च राशि में उसी ग्रह के स्वामित्व वाले नक्षत्र में, तो ये सिर्फ अच्छा संयोग नहीं बल्कि अत्यंत शुभ और दुर्लभ भी है। तो इस वीडियो में आप अपनी राशि के हिसाब से जानेंगे कि क्या रहने वाला है जुपिटर का फल, साथ ही क्या प्रैक्टिकल टिप्स आपके लिए हैं, किस नक्षत्र में कैसे फल होने वाले हैं, इन सभी की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 यानी मंगलवार के दिन सुबह 2:25 से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस समय जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे। यहाँ गुरु 18 जून 2026 तक रहने वाले हैं, जो कि बहुत शुभ गोचर है। 18 जून से 19 अगस्त 2026 तक पुष्य नक्षत्र में होंगे जुपिटर। ये सबसे शुभ और पोषणकारी नक्षत्र माना जाता है। 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक गुरु कंबस्ट हो जाएंगे सूर्य के बहुत करीब और इसकी वजह से प्रभाव उनका थोड़ा क्षीण हो जाएगा। वहीं 19 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक अश्लेषा नक्षत्र में गुरु पहुंच जाएंगे, जो कि बुद्धि, कानूनी मामले, अनुबंध के लिए बहुत उपयुक्त है। और 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी उच्चता समाप्त हो जाएगी। दिसंबर 2026 में गुरु वक्री होकर सिंह से वापस लौटेंगे और 25 जनवरी 2027 को गुरु पुनः कर्क राशि में लौटेंगे वक्री अवस्था में। और फाइनली 26 जून 2027 को गुरु अंतिम बार कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। पूरी टाइमलाइन में सबसे प्रभावी दौर रहने वाला है 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का। अब समझते हैं कि गुरु के कर्क राशि में उच्च होने का क्या मतलब है। कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा और यह भावनाओं, माँ, परिवार, सुरक्षा और आंतरिक शांति का प्रतीक है। और वहीं जब ज्ञान, धन और विस्तार के देवता गुरु इस राशि में आते हैं तो उनका सबसे स्वाभाविक और शक्तिशाली रूप उभरता है और वो आक्रामकता नहीं बल्कि करुणा और पोषण से विस्तार करते हैं। और यही वो समय होता है जो हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की रक्षा करे और उनका पोषण करे, साथ ही उन्हें सुरक्षा का एहसास दे। और अब बात करेंगे उन 3 खास नक्षत्रों की जहां गुरु रहने वाले हैं, क्योंकि नक्षत्र बदलने से प्रभाव भी बदल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 जून से 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु का अर्थ होता है प्रकाश की वापसी या फिर से अच्छा हो जाना, और इसके स्वामी स्वयं गुरु हैं और देवता है अदिति, सभी देवताओं की माता, जो असीम स्थान, स्वतंत्रता और सुरक्षा का प्रतीक है। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक है तीरों से भरा तरकश, यानी लक्ष्य को भेदने की क्षमता और हारने के बाद फिर से उठकर प्रयास करने की शक्ति। यह नक्षत्र व्यक्ति को लचीलापन, आशावादी और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति देता है। इस नक्षत्र में गुरु का होना ये दिखाता है कि जीवन में कोई चीज़, शायद कोई सीखा हुआ लेसन, कोई खोया हुआ अवसर या खोया हुआ व्यक्ति आपके पास वापस आ रहा है। दूसरा मौका मिलना, खासकर शिक्षा,
आध्यात्मिकता और परिवार से जुड़े मामले। तो इस ट्रांजिट के दौरान ये चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। क्या विशेष फल रहने वाला है ये तो आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा। और अब जब बृहस्पति का गोचर होगा पुष्य नक्षत्र में, यानी 18 जून से 19 अगस्त 2026 के बीच, तो इसे बहुत ही शुभ और पोषणकारी नक्षत्र में गिना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव और देवता बृहस्पति स्वयं है। पोषण करने वाला, उदाहरणार्थ दूध देने वाली गाय, यह वह नक्षत्र है जहाँ स्वामी शनिदेव देवता बृहस्पति दोनों अपनी अपनी अच्छाइयाँ प्रचुर मात्रा में देते हैं। शनि का प्रभाव इसमें स्थायित्व और अनुशासन, साथ साथ दीर्घकालिक परिणाम से जोड़ता है। और जो चीज़ें काफ़ी समय से अटकी हुई थी उनके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि टिकाऊ विस्तार सुनिश्चित हो जाता है शनिदेव की कृपा से। और इस नक्षत्र में गुरु होने का मतलब ये है कि दीर्घकालिक जो प्लानिंग्स आपने की हुई है, या विवाह है, संपत्ति है, या फिर करियर की शुरुआत आप करने जा रहे हैं किसी नए, तो ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु कम्बस्ट हो जाएंगे। इस दौरान बड़े नए काम शुरू करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, बल्कि जो चल रहा है उसी को थोड़ा मैनेज करते हुए चलें। और अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र में जुपिटर के प्रवेश की, और ये समय रहेगा 19 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 के बीच। अश्लेषा का अर्थ है आलिंगन करने वाला। इसे नागों का नक्षत्र भी कहा जाता है। इसके स्वामी है मर्क्यूरी और देवता सर्पदेव है। यह नक्षत्र बुद्धि, अनुबंध, कानूनी मामलों और संचार से जुड़ा हुआ है। गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं तो उनकी ऊर्जा पुष्य की तुलना में अधिक बौद्धिक, कैलकुलेटिव एंड एनालिटिकल हो जाती है। यहाँ बड़े फैसले, कानूनी दस्तावेज, बिजनेस डील्स और शैक्षणिक नामांकन के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है। तो जो लोग भी अपनी करियर की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। खास तौर पर जो लोग वित्तीय विभाग से जुड़े हुए हैं तो इस समय उनको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अब हम अपने थर्ड सेक्शन में आ चुके हैं, जहां हम चर्चा करने वाले हैं वो सभी 12 राशियों या 12 लग्नों की जिन पर प्रभाव होगा जुपिटर के इस ट्रांजिट का। तो मित्रों, यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है या आपकी लग्न चार्ट के पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये सेगमेंट आपके लिए है। चौथा भाव होगा जहां बृहस्पति का गोचर होगा, जो आपके घर, माँ, संपत्ति, मानसिक शांति, सुख को फोकस में लेकर चलेगा। गुरु आपके घर और परिवार के भाव में आ रहे हैं तो पारिवारिक जो समस्याएं चल रही थी वो काफ़ी हद तक कम होती जाएंगी। परिवार में सुख बढ़ेगा, माँ का सहयोग भी मिलेगा। मनमुटाव था तो वो स्थिति बेहतर होगी। कुछ पुरानी प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गृह प्रवेश की भी स्थिति बनी हुई है। घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं और मानसिक शांति मिलेगी। यह मैं आप सभी को बता दूं कि ये ट्रांजिट के आधार पर एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं है या कोई विशेष महादशा चल रही है तो इसके रिजल्ट्स अलग भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस जरूर कराना चाहिए, क्योंकि फाइनल और सटीक रिजल्ट आपकी पर्सनल कुंडली एनालिसिस के बाद ही आता है, जिसमें महादशा, ट्रांजिट, नक्षत्र, कौन सी राशि कहाँ बैठी है, डिस्पोजिट और बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। मेष राशि के जातकों के लिए एक प्रैक्टिकल सलाह है कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र में यानी 18 जून से 19 अगस्त में हो तब घर से जुड़ा कोई भी नया काम आपको नहीं शुरू करना है। अश्लेषा नक्षत्र में जब आएंगे यानी 19 अगस्त से तो कानूनी दस्तावेज और प्रॉपर्टी पेपर पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है ज़्यादा। अस्तकाल जो होगा यानी कि जो कंबस्टन का पीरियड होगा 14 जुलाई से 12 अगस्त तक, तो कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न की, यानी यदि आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है या आपके कुंडली के पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है। जुपिटर का गोचर होगा आपके तीसरे भाव यानी साहस, संचार, यात्रा, भाई बहन। तो ऐसे में गुरु आपके प्रयासों और संचार के भाव में आ रहे हैं और आपकी बोली में वजन आ जाएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, नई स्किल्स सीखने का आपको मौका मिलेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। खास तौर पर या तो कोई आर्टिस्टिक फील्ड या आपका इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस सोशल मीडिया को डिपिक्ट करता है। इस समय आपको उपदेश देने का बहुत मन करेगा, पढ़ाने का भी मौका मिल सकता है आपको। और खास तौर पे जो भाई बहन है उनसे पुराने रिश्ते तो सुधरेंगे ही, लेकिन आपको थोड़ा सा जो नसीहतें देने का जो व्यवहार है उसे कम करना चाहिए। छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहेगी कि जब जुपिटर का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो कोई नई स्किल सीखना जरूर शुरू करें
पुष्य नक्षत्र में यानी 18 जून से 19 अगस्त में जब गुरु का गोचर होगा तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना चाहिए। और जब अश्लेषा नक्षत्र में यानी 19 अगस्त से जब गुरु आएंगे तो आपको कोई नई प्रस्ताव मिल सकता है, चाहे वो विवाह का हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या फिर आप कोई नई डील फाइनल करेंगे इस समय। ऐसा पूरा एनालिसिस करने के बाद ही करें। और अब चर्चा होगी मिथुन राशि या मिथुन लग्न की। आपको देखना है कि आपका चंद्रमा क्या मिथुन राशि में है या आपके लग्न चार्ट के पहले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आपके दूसरे भाव से हो रहा है, जिसमें आपका फोकस रहेगा धन, परिवार, वाणी और भोजन पर। तो गुरु आपके परिवार और आय के भाव में आ रहे हैं, जो कि आय का नया सोर्स भी लेकर आएंगे। परिवार में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी, खान पान में विविधता और गुणवत्ता भी आएगी, यानी कि पहले से अच्छी कंडीशन होती जाएगी। वाणी से आपकी लोग प्रभावित होंगे, तो कोशिश करिएगा कि उसमें उपदेश ना आए, यानी दूसरों को ज़्यादा सिखाना नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है। वो जैसा कर रहे हैं उसमें थोड़ा आप भी एडजस्ट करने की कोशिश करिए। ये बात आपके फैमिली बिजनेस पर भी लागू होती है और आपके स्पाउस पर भी। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहने वाली है कि जब जुपिटर का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा या अनुष्ठान के संयोग बनेंगे, जो शुभ भी होगी। और पुष्य नक्षत्र में आप बचत और निवेश की योजनाएं बनाएंगे। इस समय थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। अश्लेषा नक्षत्र में जब गुरु आएंगे तो बैंकिंग और कानूनी दस्तावेज पर आपको थोड़ा खास ध्यान देना है और ऑनलाइन स्कैमर से बच के रहिएगा। और अब चर्चा होगी कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों की। आपको देखना है कि क्या आपका चंद्रमा चौथी यानी कर्क राशि में है या आपकी कुंडली के पहले घर में नंबर 4 लिखा हुआ है। जुपिटर का गोचर आपकी लग्न से हो रहा है, यानी कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शिक्षा, संतान, पार्टनर या धर्म, ये तीनों क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं दृष्टियों से। क्या होगा कि व्यक्तित्व में आपके निखार तो आने ही वाला है, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ साथ थोड़ी हेल्थ की समस्या भी बढ़ सकती है। लिवर से संबंधित, परिवार से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होती दिखेंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा अगर आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, वरना वजन भी बढ़ सकता है। मानसिक शांति और जीवन में नई दिशा मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है यदि आप थोड़ा सा सचेत होकर चले। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहने वाली है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जब जुपिटर आएंगे तो आप कोई नई आदत या रूटीन शुरू करें, खासतौर पर कोई फिजिकल एक्टिविटी। और जब 18 जून से 19 अगस्त के बीच पुष्य नक्षत्र में होंगे गुरु, तो बड़े फैसले आपको लेने होंगे। ये आपके लिए बहुत शक्तिशाली समय भी है अगर आप सोच समझ कर चलते हैं तो, क्योंकि इन फैसलों का रिजल्ट काफी दीर्घगामी रहने वाला है। वहीं 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। इस समय जुपिटर कंबस्ट होंगे, बल्कि इस समय आप आत्मचिंतन में लगे। और अब बात होगी सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों की। आपके 12th हाउस से गोचर होगा जुपिटर का, जिसका फोकस रहने वाला है खर्च, विदेश यात्रा, एकांत, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी या स्वास्थ्य की चिंताएं। गुरु आपके व्यय और विदेश प्रवास के भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में जो विदेश यात्रा के अवसर तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको इसमें कई बार परेशानी भी देखने को मिल सकती है। मोह भंग वाली स्थिति बन सकती है, इसलिए आपका झुकाव थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। खर्च बढ़ेंगे लेकिन अच्छे कामों में, जैसे दान, तीर्थ यात्रा या शिक्षा पर। अस्पताल या एकांतवास से जुड़े मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहने वाली है कि पुनर्वसु नक्षत्र में आपको एक रूटीन स्टार्ट करना है, जिसमें आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लेना है। कोई चैरिटी शुरू कर सकते हैं, आप किसी बच्चे की शिक्षा में दान देना शुरू कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते तो नियमित तौर पर पशु सेवा शुरू करें कि आप एक रोटी ही सही एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए आप अवश्य ही निकालेंगे। पुष्य नक्षत्र में जब विदेश से जुड़ी डील्स आपके सामने आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, तो उन्हें फाइनल आप कर सकते हैं, लेकिन किसी आपको भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी है। जुपिटर का अश्लेषा नक्षत्र में आना आपको कोई नए गुरु दे सकते हैं या कोई नया सलाहकार दे सकते हैं, और संभव है कि ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न वालों की। आपके 11वें भाव से जुपिटर का गोचर हो रहा है। इनकम, एल्डर्स, फ्रेंड्स, नेटवर्क, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रिगर होने वाली हैं, और गुरु आपके मित्रों और आय के भाव में आपको सही मित्र से मिलाएंगे, और जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था, आपको बैक स्टैबिंग कर रहा था, वो आपसे दूर हो जाएगा। नेटवर्किंग से आपको शर्तिया ही लाभ मिलेगा। इनकम के नए सोर्सेज भी आपको दिखेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास। मनोकामनाएं पूरी होने वाली स्टेट
हो सकती है। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहेगी कि जब पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर का गोचर हो तो आपके जो पुराने मित्र हैं उनसे फिर से संपर्क हो सकता है, रिश्ते सुधर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं। पुष्य नक्षत्र में जब जुपिटर का गोचर हो तो ऐसे में आपको किसी को चीट नहीं करना है। ग्रुप प्रोजेक्ट या टीम वर्क शुरू करें और सभी टीममेट्स को एक दृष्टि से देखना है, पार्शियलिटी करने से बचना है। अश्लेषा में बड़े लोगों से मुलाकात होगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी और आपको थोड़ा सोच समझकर भी ध्यान देना है कि गलत रास्ते पर ना चले जाएं आप। तुला राशि या तुला लग्न, आपके 10th हाउस से गोचर होगा जुपिटर का। करियर, प्रतिष्ठा, कर्म और पिता, ये सभी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट होंगी। किसी सीनियर या फैमिली इन्फ्लुएंस से आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में उन्नति होगी। प्रमोशन के भी पूरे योग हैं। आपके काम की सराहना भी होगी। पिता से लाभ या उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। रिश्तों में करीबी भी आएगी। आपको कर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को चीट ना करें। अगर आप किसी बड़ी टीम से जुड़े हुए हैं तो किसी का भी हक मारने वाली स्थिति मत पैदा करिएगा, वरना ये आपको आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। और अगर आपकी प्रेजेंस में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं और आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आपने कुछ भी उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके कर्मों पर नेगेटिव असर डालेगा। भूल कर भी किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट का हक आपको नहीं खाना है। साथ ही अब प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहेगी कि पुनर्वसु नक्षत्र में जब जुपिटर का गोचर हो तो करियर से जुड़ा कोई नया कोर्स जरूर सीखें। साथ ही आपको महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, भले ही आप खुद भी महिला ही क्यों ना हो। जुपिटर का गोचर जब पुष्य नक्षत्र में होगा तो प्रमोशन या नई जॉब की बात फाइनल हो सकती है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है आपको। और इस समय यदि कोई आपसे हेल्प लेने आता है, जेन्युइन हेल्प लेने आता है, खुद आता है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें जॉब से रिलेटेड। और जब अश्लेषा में जुपिटर का गोचर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डील पर ध्यान देना है। अस्तकाल यानी जब कंबशन का पीरियड होगा जुपिटर का तो जॉब चेंज ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातकों की। तो आपके 9th हाउस से गोचर होगा जुपिटर का, जो है भाग्य, गुरु, पिता, धर्म, विदेश यात्रा का भाव। और ये सभी चीज़ें ट्रिगर होंगी कुंडली विशेष के अनुसार। और गुरु आपके भाग्य और धर्म के भाव में आ रहे हैं तो इससे अचानक भाग्योदय का संकेत मिलता है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, धार्मिक यात्रा या किसी गुरु से मिलन भी होगा जो आपको आगे चलकर बहुत लाभ देने वाला है। विदेश यात्रा के पूरे सहयोग बने हुए हैं और आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। जीवन में नए लोग ऐसे आएंगे जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चेंज भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपकी जो लाइफ की फिलॉसफी है उसे बहुत हद तक चेंज भी करेंगे। लेकिन आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पिता समान जो भी व्यक्ति हैं, जितना हो सके उनसे विनम्रता से पेश आएं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा दिल से ना लगाएं, खुलकर अपनी बात कहें और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है जितना हो सके। प्रैक्टिकल सलाह यही रहेगी कि जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे जुपिटर तो कोई धार्मिक अनुष्ठान या यात्रा आपको शुरू करनी चाहिए पूरे विश्वास के साथ। पुष्य नक्षत्र में जब आएंगे जुपिटर तो किसी गुरु या सलाहकार से आपको मार्गदर्शन लेना है, उनसे अपनी दिल की बात कहनी है। और जब जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में होंगे तो कानूनी या शैक्षणिक दस्तावेजों पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि या धनु लग्न के बारे में। आपके 8th हाउस से गोचर होगा जुपिटर का, जो है आयु, दुर्घटना, रहस्य या विरासत का भाव। ये सभी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं आपकी कुंडली विशेष के अनुसार। गुरु आपकी अपनी राशि से 8वें भाव में आ रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी मिली जुली रह सकती है, यानी पुरानी समस्याओं से समाधान तो आपको लंबे समय के बाद मिलेगा ही, लेकिन एक नई उलझन पैदा हो जाएगी जो या तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होगी या आपकी सीक्रेट लाइफ के बारे में, जिसके बारे में आपको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं दूसरों से। विरासत या इंश्योरेंस से आपको लाभ मिल सकता है। दूसरों के पैसे या उनके संसाधनों से आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप किसी और का धन ना रोकें। ससुराल पक्ष से विवाद की स्थिति भी बढ़ सकती है। इस दौरान आप अपनी गहरी आध्यात्मिक समझ को और ज़्यादा डेवलप करते जाएंगे। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहेगी कि पुनर्वसु नक्षत्र में जब जुपिटर का गोचर हो तो कोई पुराना मुद्दा या केस सुलझाने की शुरुआत करें। किसी थर्ड पर्सन को आप ला सकते हैं एज ए मीडिएटर। और वहीं जब पुष्य नक्षत्र में जुपिटर का गोचर होगा तो मेंटल हीलिंग या थेरेपी पर ज़रूर ध्यान दें। साथ ही अश्लेषा नक्षत्र में जुपिटर का गोचर आपको किसी गुप्त ज्ञान या रिसर्च में ज़रूर लेकर जाएगा।
और अब बात होगी मकर राशि या मकर लग्न वाले व्यक्तियों की। तो आपके 7th हाउस से गोचर होगा जुपिटर का और ये ट्रिगर करेगा आपके रिलेशनशिप्स को, यानी मैरिज या पार्टनरशिप या व्यवसाय या कोई भी ओपोनेंट। तो ऐसे में विवाह में सुख और पहले जो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी उसमें काफ़ी सुधार के चांसेस हैं अगर आप इनिशिएटिव ले तो। व्यवसाय में नई पार्टनरशिप बन सकती है, सिंगल लोगों का विवाह भी तय हो सकता है। और अगर आप जनता से जुड़े हुए किसी काम में हैं या फिर आप एनजीओ से जुड़े हैं या आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलता भी मिलेगी। वहीं आपके लिए प्रैक्टिकल सलाह ये रहने वाली है कि पुनर्वसु नक्षत्र में पुराने रिश्तों को सुधारने की पहल एक बार ज़रूर करके देखें। पुष्य नक्षत्र में जब जुपिटर का गोचर होगा तो ये विवाह या फिर नए बिजनेस पार्टनरशिप को फाइनल करेगा और ये अच्छा भी होगा। साथ ही अश्लेषा नक्षत्र में जुपिटर का गोचर आपको थोड़ा अलर्ट करता है कि आप अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अस्त काल यानी कंबशन के जो पीरियड होगा जुपिटर का, उसमें रिश्तों से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला ना लें वरना बाद में पछताने वाली स्थिति बन जाएगी। और अब कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपके 6th हाउस से गोचर होगा जुपिटर का। तो ऐसे में स्वास्थ्य, ऋण, शत्रु, सेवा, देनदारी यानी डेट्स, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं। और गुरु आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या के भाव से गोचर कर रहे हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन वो भी आपके अपने प्रयास से। बीमारियों में पहले से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और डेट्स जो है वो चुकाने में आपको ये पीरियड हेल्प भी करेगा। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे हैं वो आपकी पक्ष में आ सकते हैं और जो रूटीन है उसमें आपको निश्चित तौर पर अनुशासन लाना चाहिए। और ये समय बहुत सावधानी वाला भी है कि आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है वरना आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी पड़ सकते हैं। कोशिश करिए कि ऐसे मामले बैठकर सुलझ जाएं। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहेगी कि जब पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर का गोचर होगा तो कोई नई हेल्थ रूटीन या डाइट प्लान आपको स्टार्ट करना चाहिए। डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या बढ़ सकती है तो आपको इसलिए ये सलाह दी गई है। पुष्य नक्षत्र में जब जुपिटर का गोचर होगा तब आलस को बहुत दूर रखना है। आपको ये लगता रहेगा इस पीरियड में कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, फेवर में नहीं हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है क्योंकि पुष्य नक्षत्र आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। मेडिटेशन ज़रूर करें। अश्लेषा नक्षत्र में जब गोचर होगा जुपिटर का तो कोर्ट से जुड़े मामलों या कानूनी दस्तावेज पर आपको काम करना होगा। तो बार बार आपको सलाह इसलिए दी जा रही है मेडिटेशन या और चीज़ों की, क्योंकि 6th हाउस से जब गोचर होता है जुपिटर का तो ये बहुत सारे मामलों को एक साथ शुरू कर सकता है जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को बहुत इग्नोर कर देते हैं और ना चाहते हुए भी वाद विवाद में भी घिर जाते हैं। और अब बात अंतिम राशि या लग्न मीन की। आपके 5th हाउस से गोचर हो रहा है जुपिटर का और ऐसे में बुद्धि, संतान, प्रेम, क्रिएटिविटी या स्टॉक मार्केट की। जुपिटर का आपके बुद्धि और संतान भाव से गोचर बुद्धि का विस्तार और संतान सुख में वृद्धि करके जाता है। प्रेम संबंध मधुर होते जाते हैं, नए रिलेशनशिप्स, नए पार्टनर्स आपको मिलते हैं। इस समय में क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिलती है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको प्रॉफिट मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाला पीरियड है ये। प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए रहेगी कि पुनर्वसु नक्षत्र में क्रिएटिव प्रोजेक्ट या कोई नई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। साथ ही जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, तो वो लोग भी इस फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके रिजल्ट्स रहेंगे वो काफ़ी फेवरेबल रहने वाले हैं। वहीं पुष्य नक्षत्र में जुपिटर का गोचर स्टूडेंट्स की पढ़ाई या करियर पर ध्यान देने वाला होता है, उनसे बहुत मेहनत भी करवाता है। अश्लेषा नक्षत्र में जब जुपिटर आएंगे तो वो आपके लव रिलेशनशिप्स या एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको फाइनल करने वाला ये समय होता है, या हम कहें कि ये करियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा समय है। और अब हम आ चुके हैं अपने 4th सेगमेंट में जहां हम चर्चा करेंगे उन बेस्ट और टेस्टेड रेमेडीज़ की जिन्हें करने से आपको बहुत फेवरेबल और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे बृहस्पति के। हम सभी जानते हैं कि जुपिटर को हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हल्दी, सरसों, केसरिया, पीला, ये सारी कलर्स, और इनका आपको सम्मान करना है। कहने का मतलब है कि आपको पीले वस्त्र धारण तो करने ही है, लेकिन आपको जो नीडी लोग हैं उन्हें इन चीज़ों को आप दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे केला,
हल्दी या ऐसे फल आपको दान करने चाहिए। साथ ही आपको जो पीपल के वृक्ष हैं या जो पेड़ हैं उन्हें काटना नहीं है, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वेदर भी यही मांग कर रहा है। और कम से कम थर्सडे को तो ये काम आपको करना ही चाहिए। गीले दीपक आपको प्रज्वलित करने चाहिए और गुरु का बीज मंत्र भी आपको जाप करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उपाय नक्षत्र और जुपिटर दोनों को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है। गुरु ज्ञान के देव हैं, तो ऐसे में आप अगर स्पिरिचुअल पुस्तकों का दान करते हैं, एक ही सही, तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को या जिसे इंटरेस्ट हो, यानी वो उसका उपयोग करे। कई बार हम कभी मंदिरों में या कहीं भी दान में दे देते हैं और लोग उसका यूज़ नहीं करते और वो ऐसे ही पड़ी रहती है या कहीं फेंक दी जाती हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव फल देगा। तो आप पहले उनसे पूछ लीजिए और उसके बाद ही उन्हें दान दीजिए। किसी भी तरीके की टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम एक बच्चे को ही सही आप फ्री में उसे कोई भी शिक्षा से संबंधित चीज़ें आप उसे दान दें जिसको ज़रूरत है, जिस बच्चे को, और वो डिज़र्विंग भी है, तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि उसकी हेल्प आप कैसे भी कर सकें। कर्क राशि है चंद्रमा की, यानी जो माँ को रिप्रेजेंट करता है या माँ समान जो भी स्त्रियां हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में आपको अपनी माता जी, चाहे वो आपकी ही सासू माँ ही क्यों ना हो, तो ऐसे में आप उन्हें गुरुवार के दिन कम से कम पीले वस्त्र दें या कुछ पीली चीज़ें भेंट में दें। कुछ नहीं तो उनके लिए कुछ पीले, जैसे खिचड़ी या कुछ भी वो बना के आप खिला सकती हैं, हलवा खिला सकती हैं, कुछ भी, और उनका आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, चरण स्पर्श, या जो भी आपका तरीका हो, चाहे मेल हो या फीमेल। अब जो चौथा उपाय है, इसमें जुपिटर की पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आपको गौ सेवा करनी चाहिए। या जो विद्वान ब्राह्मण हैं, यहाँ ब्राह्मणों से किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है, जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं आप उन सभी को इसमें कंसिडर कर सकते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था या जल की व्यवस्था जो भी आपसे संभव है, और पशु सेवा तो हर ग्रह को आपके फेवर में कर ही देता है। गौ सेवा से तो आपका वीनस भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपको कम से कम गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चना, हरा चारा या कम से कम घर की पहली रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। किसी विद्वान जन को या शिक्षक जो हैं आपके, या कोई भी, जैसा मैंने पहले बताया, आप उनको भोजन करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे विद्वान पुरुष हैं जिनके घर में इस समय स्थिति सही नहीं है और आप किसी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर बैठे वो ज़रूर देख रहे हैं। पांचवें उपाय में आपको बहुत ध्यान रखना है कि अस्तकाल, जो जुपिटर की कंबशन का पीरियड है, यानी 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक का समय, इस दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए या कोशिश करें जितना अवॉइड कर सकें। पहली चीज़ कि आपको किसी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए, कोई नई स्किल या कोई कोर्स अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो इस पीरियड में कोशिश करें कि ना करें। और इस दौरान आपको करना क्या है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। कुछ काम आपने जो रोक दिए थे उन्हें आप फिर से शुरू कर सकते हैं। पशुओं के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें। छोटे बर्तन में आप अपने घर के आसपास या घर में अपने टेरेस पे आप पानी भर के रख सकते हैं, तो इससे आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। और अननेसेसरी इन्हें परेशान तो बिल्कुल भी ना करें। साथ ही आपको एक बहुत बड़ा काम करना है, उपदेश नहीं देने, लोगों को ज़्यादा गाइडेंस नहीं देनी, वो भी फ्री में। जब तक आपसे कोई खुद पूछने नहीं आता, कोई सलाह मांगने नहीं आता, आपको ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हैबिट आपके अच्छे खासे जुपिटर को भी खराब कर सकती है। जुपिटर का ट्रांजिट कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है, ना ही कोई दुर्लभ चीज़ है, ये हर वर्ष ही होता है। लेकिन कर्क राशि में होना ये थोड़ा विशेष कर देता है इस चीज़ को। ये हमारे जीवन पर ज्ञान, करुणा और ट्रू एक्सपेंडेशन का कारक होता है। जहाँ अभी 1 महीने पहले शनि ने हमें अनुशासन और सीमाएं सिखाई, अब गुरु हमें इस वर्ष सिखा रहे हैं कि कैसे उस अनुशासन को प्रेम और करुणा में हम बदल कर पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। और यह गोचर सभी के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ उन्हें होगा जो अपने परिवार और अपनी मदर फिगर के प्रति सच्चे हैं और ज्ञान को सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी चाहत रखते हैं। वहीं जो समझते हैं कि सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि रिश्तों और विवेक में है, और जो धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी राशि या लग्न क्या है। और हाँ, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।